हेलो दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी की क्लासेस में हमारी बदलती धरती या पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं इस चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चंस है और किस तरह से पूछे गए हैं। देखें, प्लेटें क्यों घूमती हैं, बहिर्जनित और अंतर्जनित जनित बल क्या है, अपर्दन क्या है, बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है, बालू टिब्बा क्या है, समुद्री पुलीन का निर्माण कैसे होता है, चाप झील क्या है। फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में देखते हैं इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है या हिमनद का निक्षेपण विशेषता है, पृथ्वी पर आकस्मिक गतियों के कारण, और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा मिलाने के लिए आते हैं। तो इन सब टर्मिनोलॉजी के बारे में, इन सब जो भी क्वेश्चन है, इन सबको हम आज के चैप्टर में जानने की कोशिश करें। ओके, चलिए आते हैं। देखिए, पहला है स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित होता है। लिथोस्फीयर जैसे ऊपर की प्रॉपर्टी है जिसे स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं, बहुत सारे भागों में टूटा पड़ा है, बड़े छोटे भागों में। और ये 7 बहुत बड़े होते हैं और 19 और भी बहुत सारे छोटे छोटे होते हैं। जिसमें आपको यूरेशियन प्लेटें हैं, इंडियन प्लेटें हैं, आपको अफ्रीकन प्लेटें हैं, और सारे एग्जाम्पल हैं। अभी इस चैप्टर में जो है हम उस हिसाब से पढ़ते हैं। तो अब आप पहला क्वेश्चन था कि कैसे चलती हैं, तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती है और प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मीटर चलती हैं। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। मतलब मूवमेंट क्यों होता है, क्यों गति करती है, तो मैग्मा में होने वाली गति के कारण। तो क्या होता है, पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है, क्योंकि अर्थ क्या है, एक वृत्त की तरह है वो, तो वृत्तीय रूप में घूमता है। अब देखिए, आगे पढ़ते हैं कि प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। क्योंकि गति हो रही है तो परिवर्तन हो रहा है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है। जो भी बल लग रहा है, अंदर का जो गति लग रही है, बल लग रहा है, उसके आधार पर हम विभाजन करते हैं। तो उसके अनुसार 2 गतियां हैं। देखिए, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उसे अंतर्जनित बल कहते हैं, इंडोजेनिक फोर्स। और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होता है उसे बायोजेनिक फोर्स बोलते हैं, एक्सोजेनेटिक फोर्स, एक्सोजेनिक फोर्स। अब देखिए, अंतर्जनिक बल जो होता है कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमे धीमे। भूकंप और ज्वालामुखी एक उसका उदाहरण है जो आकस्मिक गति के कारण होता है। ओके, अब देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पृथ्वी की गतियों को विभाजित किया गया है। और बड़े करके देख लें। अंतर्जनित बल, बहिर्जनित बल। अब इस चार्ट को समझ ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप अंतर्जनित बल कितने प्रकार का होता है, आकस्मिक बल, पटल विरूपण बल। आकस्मिक का एग्जाम्पल क्या है, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, जो कि अचानक आते हैं, इसीलिए आकस्मिक है। और पर्वत निर्माण बल, जैसे कि हिमालय पर्वत आज भी बढ़ रहा है, आज भी उसकी ऊंचाई बढ़ रही है, तो क्यों ना, पटल विरूपण बल है, मतलब कि बहुत स्लो है, धीरे धीरे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर प्रति ईयर के हिसाब से। ओके, तो 2 तरह का अंतर्जनित बल होता है। बहिर्जनित बल, बहिर्जनित बल से क्या होता है, अपर्दन होता है और निक्षेपण होता है। ओके, अब अपर्दन निक्षेपण का फैक्टर क्या है, तो नदियां हैं, बहता हुआ जल से होता है, पवन से होता है, समुद्री तरंग से होता है, और हिमनद से होता है। अब आगे अभी इसी के बारे में और थोड़ा डिटेल में इन्हीं सबों को पढ़ेंगे। देखिए, अब देखिए शब्दावली कुछ सीख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखें, यहाँ पे लिखा है स्थल मंडलीय प्लेटें क्या होती है, भूप्रपट्टी में अनेक बड़ी और कुछ छोटी कठोर असमान प्रकार आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप और महासागर की सतह टिकी होती है। जो प्लेटें हैं, तो महाद्वीप उसी पे है और महासागर वाली प्लेट भी है। जैसे प्रशांत महासागरीय प्लेट, तो उसमें महासागर है। उसी तरह से यूरेशियन प्लेट, यूरोप प्लस एशिया वाला प्लेट, और भी प्लेटें हैं तो जिसपे ये टिकी रहती है, स्थल मंडलीय प्लेट उनको बोलते हैं। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, शब्दों की उत्पत्ति थोड़ा समझ लें। इंडोमिस अंत, एक्सोमिस बाय होता है, जेनिमिस उत्पत्ति,
तो ऐसी संरचना और पृथ्वी की ऐसी संरचना जो अंतः बल की, अंतः एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से होती है, वो उसको एंडोजेनिक बोलते हैं अंतः। और जो बाह्य जनिक फोर्सेस जैसे हवा, पानी, हवाओं की वजह से, पानी की वजह से, धाराओं की वजह से तब वो कोई संरचना बनती है, तो उसको बाह्य जनिक बल कहते हैं। आइए अब वन बाई वन करते हैं। यहाँ पे भूकंप है, ज्वालामुखी है, भूस्खलन है, जो कि अंतर्जनित बल से है। तो इसको हम देखते हैं। ज्वालामुखी भूप्रपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र है होता है जिससे पिघला हुआ पदार्थ अचानक निकलते हैं, अचानक निकलता है। और ये क्या है? खुला हुआ छिद्र है, मतलब खुला हुआ होना चाहिए। खुल जाता है, अपने भूप्रपट्टी से ऊपर निकलता है। देखिए आप, ये क्या है? गैस और राखें निकलती है यहाँ पे बहुत सारे। ये इसको क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछे गए। ये निकास है, वेंट। ये जो निकल रहा है इसे, ये लावा है। ये भूप्रपट्टी है। और नीचे मेंटल, जो कि सेमी सॉलिड होता है, इसको स्टेनोस्फेयर कहते हैं। जो ये सेमी सॉलिड होता है, सेमी लिक्विड, मतलब लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर होता है। और यहीं पे मूवमेंट, जो बोल रहा है कि मूवमेंट होता है। ओके, तो ये मैग्मा कोष्ठक है। यहाँ के मैग्मा इकट्ठा हुआ है और यहाँ पे तोड़ के, ये भूप्रपट्टी को तोड़ के ऊपर की तरफ आ रहा है। ओके, स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होती है। और पृथ्वी सतह पर किसी भी तरह का कंपन भूकंप कहलाता है। इस कंपन को भूकंप बोलते हैं। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, ज्वालामुखी से भी हो सकता है, ऐसे भी भूकंप से हो जाता है, या कुछ टकरा जाए उससे कंपन, इससे भी हो सकता है। और किसी भी तरह का कंपन भूकंप होता है। भूप्रपट्टी के नीचे वो स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसको क्या बोलता है? उद्गम, जहां से शुरुआत होता है। देखिए ये वाला उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अब यहाँ से सबसे पास में क्या हुआ? ये हुआ, तो ये वाला अधिकेंद्र हुआ। सबसे पास में यहीं पे पहुंचेगा, ये एक अधिकेंद्र हुआ। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी आएगी। तब यहाँ से कंपन होगा, यहाँ सबसे पहले पहुंचेगी, एनर्जी होगी। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे, फिर इससे कम, फिर इससे कम, फिर इससे कम, ये ऐसे कम होती चली जाएगी। और ये दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, मतलब अधिकेंद्र से जैसे जैसे दूरी आपकी बढ़ती जाती है, जो विनाश होता है वो कम होता चला जाता है, हानि कम होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी फैलती चली जाती है, तो कम होती जाती है। अब ये क्वेश्चन है, देखिए आप, भूकंपीय तरंगे तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पी तरंगे, प्राइमरी तरंगे। और ये किस तरह की होती है? अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। एस तरंगे होती है जो अनुप्रस्थ टाइप की तरंगे होती हैं। और एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे होती है। तीन तरह की तरंगे निकलती है। सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ओके, अब देखते हैं। अब जैसे भूकंप को कैसे, सडन है, अचानक होती है, तो अचानक पता करना संभव नहीं है। फिर भी कुछ जो कि आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल है, जैसे कुछ स्थानीय लोग सामान्य तरीके से भूकंप की संभावना करते हैं, अनुमान के अनुसार है। जैसे जानवरों का व्यवहार का अध्ययन करना, अचानक से जानवर अलग व्यवहार व्यवहार करना शुरू करते हैं। तालाब में मछलियां उत्तेजित कूदने लगती हैं, तो उनको एहसास होने लगता है। सांपों का धरातल पे आना, क्योंकि सांप अंदर रहते हैं, तो भूकंप आने के पहले उनको एहसास हो जाता है भूकंप आने वाला है, तो बाहर आने लगता है। ये कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। अब आते हैं, जैसे अब ये प्रैक्टिकल एग्जांपल में भूकंप से बचाव के तरीके में क्या है कि कैसे करना। भूकंप भूकंप जब आए तो उसके दौरान कहाँ पे आश्रय लेना चाहिए, कहाँ पे छिपना चाहिए, सुरक्षित स्थान कहाँ पे है? तो रसोई के काउंटर में या मेज के नीचे छुपे, ताकि आपको सर पे कम चोट लगे या आपको बचा सके। दीवार के अंदरूनी कोने में जाए, जहाँ पे दीवार गिर ना सकती है। कहाँ से दूर रहना? अब आग वाले स्थान पे ना रहें, चिमनी के आसपास ना रहे, क्योंकि आग लग जाएगी। टूटने वाली ऐसे जगह पर ना कि आसानी से टूट जाए, क्योंकि भूकंप पे कुछ गिरेगा तो टूट सकता है, तो चोट लग सकती है। दर्पण पे ना, शीशा टूट के लग सकता है, फ्रेम पे लग सकता है। इसलिए इस जगह पे नहीं रहे। और पहले से तैयारी करें तो बेटर है कि ये जानकारी लोगों को बताएं। तो आप अगर बच्चे इसको समझ रहे हैं, या आप जो भी बड़े हैं इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो कृपया अगर कभी ऐसा हो भविष्य में, तो आप इसे अपनी सुरक्षा करने की कोशिश करें। देखो, अब अस्खलाकृतियों पे आते हैं कि जो अस्खलाकृतियां बनती हैं बाह्य वाली। देखिए, भूदृश्य पर जल, पवन और हिम, जैसा कि हमने बताया कि बाहर वाले अपर्दन जो होता है, जैसे विभिन्न घाटों
घटकों के द्वारा होने वाला क्षय को अपर्दन कहता है। किसी भी तरह का क्षय हो रहा है ना ऊपर पट्टी पे तो अपर्दन है। अब ये वायु जल या हिम के द्वारा पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अब अपर्दन हुआ और इस जमीन का मट्टी का या मतलब ऊपरी लेयर का हटना अपर्दन हो गया। और वो हटा तो कहीं ना कहीं जमा होगा, तो जहां भी जमा होगा निक्षेपित होगा। ओके, कहीं ना कहीं वो जमा होगा और निक्षेपित करते हैं तो इसको निक्षेपण बोलते हैं। ओके, तो अपर्दन और निक्षेपण मतलब एक दूसरे का ही पार्ट है, पहले अपर्दन होगा फिर निक्षेपण होगा। अब इससे बनने वाली आकृतियां कुछ अलग, तो अब नदी के कार्य के द्वारा, नदी द्वारा तो पानी के द्वारा जो भी होगा उसका अपर्दन देखे। आप इस दृश्य में देख रहे हैं कि ये कठोर शैल है और ये मुलायम है। ये कठोर है मुलायम, तो ऊपर से जब नदी नीचे की तरफ आ रही है, पानी जलधारा नीचे आ रही है तो नीचे की तरफ दबाव डाल रही है और यहाँ से ये तोड़ते जा रही है। तो जब ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है तो इसको क्या बोलते हैं? जलप्रपात बोलते हैं। जब नदी किसी खड़े ढाल वाली स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाले घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात होता है। ओके, अब आप जलप्रपात से क्वेश्चन देख सकते हैं कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला देश में है। इसका नाम क्या है? एंजल जलप्रपात। या और भी जलप्रपात पूछे जाते हैं जिसमें से उत्तरी अमेरिका में और कनाडा में संयुक्त राज्य अमेरिका एक सीमा पर स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। ओके, और अफ्रीका में जाम्बेजी और जिम्बाब्वे की सीमा पर है कौन सा? विक्टोरिया जलप्रपात। ये क्वेश्चंस में पूछे गए, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है, विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो इस पे ध्यान दें। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो वो मुड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इसी बड़े मोड़ को क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। देखिए जैसे आ रही है, विसर्ग बोलते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारे पर लगातार अपर्दन, देखिए यहाँ पर अपर्दन हो रहा है लगातार और निक्षेपण हो रहा है। यहाँ पे कटेगा, यहाँ पे जमा हो रहा है, कट रहा है, जमा हो रहा है। विसर्प लूप के सिर के निकट, अब समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाता है। अब जैसे ये है, यहाँ से आता है तो इधर खिसक गया तो ये कट गया, ये तो ये कट गया। तो जब ये कट गया तो इसको क्या बोलते हैं? चाप झील बोलते हैं। तो यही कट के अलग हो जाता है तो चाप झील बोलते हैं। अब देखिए बाढ़ के कारण नदी के किनारे के दोनों तरफ पानी बहुत ज्यादा फैलने लगता है, तो अन्य पदार्थों का निक्षेप, अब पानी फैलेगा तो निक्षेपण भी करेगा। छोटे छोटे जो कण होते हैं मट्टी के साथ जो आते हैं निक्षेपण होते हैं। ऐसी मट्टी और पदार्थों को अवसाद करते हैं, मतलब जो निक्षेपण हो तो अवसाद बोलते हैं। और इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान बनता है। तो ये जो एरिया है, जब बाढ़ आएगा तो यहाँ पे तक पानी इधर इधर फैल जाएगा तो वहां पे निक्षेपित कर देगा अवसाद को। तो ये होगा, उपजाऊ भूमि हो जाती है और ये बाढ़कृत मैदान से बनता है। ये जो एरिया बनेगा बाढ़कृत मैदान कहलाएगा। ओके, जहां तक बाढ़ जाती है और फिर लौट जाती है तो उस एरिया को बाढ़कृत मैदान बोलते हैं। अब बात है नदी के उत्थिल और तटों को तटबंध बोलते हैं। ये वाला जो ऊंचा है ये किनारे पे तो उसको तटबंध बोलते हैं। समुद्र पर पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह क्या होता है? धीमा, क्योंकि ढाल कम होते चला जाता है इसलिए धीमी होती चली जाती है। तो नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाएगी। जब अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है तो क्या बोलते हैं उसको? वितरिका बोलते हैं। देखिए ये मेन नदी है, मुख्य नदी, और देखिए इधर इधर जलधारा बढ़ती चली गई तो ये जो बना रही है ये वितरिका है। यदि अब देखिए निक्षेपण करने, अब यही जो वितरिका बहुत सारा निक्षेपण कर रही है किनारे किनारे, देखिए मट्टी को निक्षेपण कर रही है, जितनी भी अवसाद लाती है यहाँ पर निक्षेपित करती हैं तो निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने पे, जैसे ये मुहाना है यहाँ पर निक्षेपित कर दिया, अवसादों को संग्रह करती है जिससे क्या बनता है? डेल्टा का निर्माण होता है ये। ओके, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? आप कमेंट में बता सकते हैं। अब समुद्री तरंगों के तो देखो, मतलब पानी के द्वारा भी, नदियों में भी पानी है, समुद्र में भी पानी है, तो समुद्र तरंगों के द्वारा कौन कौन सी संरचनाएं बनती है? आप देखिए समुद्री तरंग का अपर्दन और निक्षेपण तटीय आपको किनारे पे असलाकृतियां बनती हुई नजर आएंगी। समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती है, जैसे देखिए टकरा रही है, जिससे दरार विकसित होती है। आपको इस तरह का ये चीज नजर आएगी। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है, इनको क्या बोलते हैं? समुद्री गुफा। देखिए यहाँ पे ये गुफा है, यहाँ पे तोड़ के कट के अंदर चली गई, समुद्री गुफा है।
इस गुफा के बड़े हो जाने पर इनमें से केवल छत ही बची रहती, तब उसे तटीय मेहराब बोलता है, आर्क। देखिए मतलब ये गुफा इतना कट गया कि एक छोर से दूसरी छोर भी चला गया, तो क्या हो गया, आर्क हो गया, मतलब मेहराब हो गया ये। अब देखिए यही लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देगा। अब ऐसा होगा कि ये छत भी टूट जाएगा, सिर्फ ये किनारे किनारे का दीवार बच जाएगा, मतलब कि डंडी टाइप में बच जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, स्टैक बोलेंगे तब। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भिगु करते हैं। अब ये आपको यहाँ पे स्टैक है, ये समुद्र भिगु एग्जाम्पल नहीं दिया, पर उठे रहते हैं, ठीक है। अब आते हैं इधर, समुद्री तरंगे किरणों पर अवसाद जमा कर, किनारों पे अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। ये किनारे किनारे पे देखिए आप होगा, जब यहाँ पे जमा होगा तो वो पुलिन का निर्माण करती है, किनारे पे होता है जो अवसाद किनारे पे, लहर आएगी तो किनारे पे जमा करके फिर चली जाएगी, तो पुलिन का निर्माण करती है। अब आते हैं हिम से, हिम नद के कारण मतलब बर्फ वाला। देखिए हिम नद क्या है, हिमानी बर्फ की नदियां होती है। हिम नद क्या होती है, बर्फ की नदियां होती है। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों को क्या करते हैं, गुलाशमी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित करती है, मतलब कि उसको साथ में लेके जाती है। मिट्टी और पत्थर से क्या होता है, भूदृश्य का अपर्दन करते हैं। जो भी धरती है हिमनद के साथ, उसके साथ मट्टी, आपका कठोर कठोर आपको पत्थर साथ में चलते हुए फिसलते हैं, तो जो फिसलते हैं तो वो गड्ढे करते हैं। हिमनद गहरे गर्तों का नहीं था, इससे गहरे जो भी निर्माण करती है। फिर पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलना था, जब मौसम चेंज होता है तो पिघलते हैं बर्फ, तो पिघलते हैं तो फिर वो जल भर जाते हैं, किसमें, वही गड्ढे में भर जाते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, झील बोलते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे क्या, तो छोटे बड़े शैल होते हैं, रेत होती हैं जो कि अपर्दन करके लाती है, तलच्छी मिट्टी निक्षेपित होती है। ये निक्षेप क्या बोलते हैं, हिमनोड, हिमोड कहा जाता है। तो इसको हिमोड कहते हैं, जो निक्षेपण, जो भी निक्षेपित करके वो लाते हैं एक जगह इकट्ठा करते हैं, उसको हिमोड बोलते हैं। अब आते हैं पवन के क्या कार्य है। जैसे ये बाह्य बल में आता है, पानी का, समुद्र का, हवाओं का, ठीक। तो ये बाह्य बल का, हिमनद का ये बाह्य बल का कार्य, अंतर बल और बाह्य बल पड़े ऊपर, इसमें बाह्य बल का। अब पवन का देखें, पवन का क्या कार्य है, इससे किस तरह की संरचनाएं बनती है। आप रेगिस्तान में जाएंगे तो पवन अपर्दन का मुख्य कारण है और पर्दन निक्षेपण का कारण है। रेगिस्तान में आप छत्र के आकार का, मतलब क्या बोलते हैं, मशरूम की तरह, मशरूम की तरह ऊपर छत्ते की तरह का आकार का शैल दिखता है, जिसे सामान्यतः छत्रक शैल बोलते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। अब हवा चलती है तो आसानी से नीचे वाला भाग काट सकती है। हो सकता है कि जो शैल है, जो भी पर्वत है या जो भी पहाड़ है, छोटी वो टीले हैं, उनमें नीचे वाला सॉफ्ट हो सकता है, मुलायम पत्थर हो सकता है, ऊपर वाला कठोर हो सकता है, तो नीचे का आसानी से कट जाएगा, तो एक छतरी के समान हो जाता है, जिसको छत्रक शैल कहते हैं। पवन, अब देखिए इसके बाद जब पवन का बहाव रुकता है तो ये रेत गिर कर छोटी पहाड़ी बन जाती है। अब जैसे चल रही है, हवाएं चल रही है, तो ये रुकते रुकते यहाँ पे इकट्ठा कर रही है, तब छोड़ दिया तो देखिए ये टीले की तरह होता चला गया। ये इसको बालू टिब्बा कहते हैं, मतलब बालू और टिब्बा एकदम छोटी छोटी पहाड़ी की तरह दिख रहा है, देखिए ऐसे, इसको बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन और हल्के होते हैं, क्योंकि कण महीन बालू के बहुत हल्के होते हैं, तो हवा के द्वारा उसको बहुत दूर तक उड़ाए लेके जाते हैं, और कहीं जाके उसको निक्षेपित कर दिया जाता है। जब हवा स्लो होती है, धीरे होती है, तो निक्षेपित कर देती है। तो ऐसे बनने वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, लोएस कहते हैं। और चीन में इसके बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं, लोएस का पठार आपको मिल जाएगा चीन में। तो ये आज के मतलब कि चैप्टर का ये सार हुआ। अब हम क्वेश्चंस को इससे करके देखते हैं कि क्या था। अब प्लेटें क्यों घूमती है, जैसे कि हमने बताया ऊपर के आपके फर्स्ट में आप देख लेंगे कि प्लेटें क्यों घूमती है। जैसा कि आपने देखा कि प्लेटों के घूमने का क्या कारण है, मैग्मा है, पृथ्वी के अंदर के पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण प्लेटें घूमती हैं। ओके, बाहिर्जनित और अंतर्जनित बल क्या है, तो वह बल जो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होता है, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उसे अंतर्जनित बल कहते हैं, और जो बाहर
घटित होता है, उसे बाढ़ जनित बल कहते हैं। अपर्दन क्या है? तो किसी भी पदार्थ ऊपरी सतह का एक स्थान से दूसरे, एक स्थान से हट जाना अपर्दन है। वो अपने स्थान से हट जाना अपर्दन कहलाता है। बाढ़ मैदान का निर्माण, बाढ़ के मैदान का क्या होता है कि जब नदियां अपने आप इसको देखिए यहाँ पे, लेकिन ये देखिए बाढ़ के मैदान, बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी और अन्य अवसाद निक्षेपित हो जाते हैं। ऐसी मिट्टी और अवसाद को, पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। मतलब बाढ़ के द्वारा जो अवसाद ला के जमा की जाती है किनारे किनारे, उससे वाले को बाढ़कृत मैदान कहते हैं। उससे बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। बालू टिब्बा क्या है? अभी बताया था बालू टिब्बा क्या है। बालू टिब्बा देखें, जब पवन का बहाव रुकता है तो रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इसी पहाड़ी को क्या बोलते हैं? बालू टिब्बा कहते हैं। समुद्री पुलीन का निर्माण कैसे होता है? देखिए, समुद्री पुलीन का निर्माण समुद्री लहरों के द्वारा होता है। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलीन का निर्माण करती है। जो अवसाद होते हैं उनको जब किनारे पर लगाती है तो उससे पुलीन का निर्माण होता है। अब देखते हैं चाप झील। चाप झील जैसा कि हमने आपको दिखाया था यहाँ पे, ये जब ये विसर्प है, जब ये अपर्दन के द्वारा जब ये काट देती है, ऐसे यहाँ से कट गया तो ये पहले यहाँ पे होगी और यहाँ से जमा करते कटते कटते इधर आ गई तो यहाँ पे बच गया, तो ये चाप झील बन गई। क्वेश्चंस को देखते हैं, इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? किनारा तो होता ही है, समुद्री गुफा भी बनती है, शैल नहीं है। हिमनद की निक्षेपण विशेषता क्या है? रिमोट है, रिमोट है, क्योंकि पुलिन तो आपको बनता है समुद्री किनारे पे, बाढ़ के नदियों से बनता है। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? तो ज्वालामुखी होती है, ज्वालामुखी होती है, आपको भूकंप आते हैं, भूस्खलन होते हैं, जो कि अभी उत्तराखंड में हुआ था, जो कि हर साल आपको बारिश के मौसम में या जब भूकंप आते हैं तो होते रहते हैं। छत्रक शैल पाई जाती है छता की तरह, किसमें? रेगिस्तान में। क्योंकि रेगिस्तान में जब वो काटता है तो नीचे की शैलें मुलायम होते तो कट जाते, ऊपर छाते की तरह रह जाती है। चांप झील यहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? नदी घाटी में पाई जाती है, क्योंकि चाप है वो, इसको ऑक्स बॉल एक बोलते हैं इंग्लिश में। जब वो विसर्प बनी है तो वो अपर्दन करती है तो वो किनारा कट जाता है और वो चाप लेक की तरह हो जाती है। अब आते हैं इसको मैच कर। हिमनद, हिमनद क्या है? बर्फ की नदी है। विसर्प क्या है? नदियों का तिरछापन, नदियां, नदियां हैं तो नदियों का ये संरचना। पुलिन क्या है? समुद्री तट है। बालू टिब्बा क्या है? रेगिस्तान का ये संरचना है। जलप्रपात क्या है? ऊंचाई से गिरते हुए जल, समुद्री तट। कठोर, हाँ, कठोर संस्तृत शैल है जो आपको कठोर से नीचे की तरफ गिरती हैं तो जलप्रपात है। भूकंप क्या है? पृथ्वी में किसी तरह का कंपन, भूकंप। अब आते हैं कुछ कारण बताए। कुछ शैल छत्रप के आकार में होते हैं, क्यों? जैसे रेगिस्तान का हमने बताया कि एक टीला होगा और टीला कट जाएगा, उसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो मुलायम हो सकता है तो हवाओं से वो कट जाता है और फिर कट के वो छाते की तरह हो जाता है। बाढ़ के मैदान बहुत उपजाऊ होता है, क्यों? क्योंकि वहां पर निक्षेपित करता है, अवसाद को निक्षेपित करती है जब बाढ़ आती है तो, और फिर वो जो पानी हटता है तो फिर वो अवसाद वहीं पर रह जाता है जिससे उपजाऊ हो जाती है, मिट्टी उपजाऊ होती है। समुद्री गुफा अटैक स्टैक के रूप में परिवर्तित हो जाती है। कब? पहले गुफा बनती है, फिर आर्क बनती है, फिर वो टूट जाती है तो वो खड़ी, तो ऊपर का जो छज्जा, ऊपर का जो छत है वो भी टूट जाते हैं, आर्क जो टूट जाता है तब फिर वो स्टैक हो जाता है। भूकंप के दौरान इमारतें गिरती हैं, कंपन की वजह से गिरती है। अब आप इस चित्र को देख सकते हैं, क्या है? जलप्रपात है।
अब स्थलकृति आप लिख सकते हैं, अपर्दन या निक्षेपण और दोनों है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आपको अंदर अपर्दन हो रहा है, ये देखिए आप अपर्दन निक्षेपण दोनों मिल जाएगा। इधर अपर्दन करेगा, इधर निक्षेपण करेगा, आपको यहाँ पे ऐसे ढाल में मिलेगा, अपर्दन निक्षेपण दोनों मिल जाएगा। ऊपर की तरफ अपर्दन होगा, नीचे की तरफ निक्षेपण होगा। सो आज की क्लासेस में हमने ये पढ़ा कि हमारी पृथ्वी, हमारी बदलती पृथ्वी क्या संरचनाएं हैं, क्या 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 चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन है, कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।